क्लास 11th चैप्टर 14 ओसिलेशंस। हमने है ना ओसिलेशंस का नाम पहले भी सुना हुआ है, जैसे पेंडुलम ओसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन जनरली। अब ओसिलेशंस को इक्वेशंस के हेल्प से, साइन कोसाइन के फंक्शंस की हेल्प से, सब डेफिनेशन के हेल्प से कंप्लीट पढ़ेंगे हम। साउंड में हमने 9th क्लास में पहली बार ओसिलेशंस से रिलेटेड, वेव से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उसी चीज़ को और डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओसिलेशन में सबसे सिंपल डेफिनेशन है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद होने वाला मोशन, यानी जो अपना आपको रिपीट करे। A motion which repeats itself over and over again after regular interval of time। जितने भी मोशन हैं, अगर वो रेगुलर बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उन्हें पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, फैन रोटेट कर रहा है, तो उसकी जो फैन है वो भी रिपीट होता है। पेंडुलम टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करता है, तो अपने मोशन को रिपीट करता है बार बार। तो कोई भी ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करे पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, यानी कि टाइम इंटरवल चेंज हो, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। तो पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल हो गए आपके प्लेनेट अराउंड द सन, मून अराउंड द अर्थ, और कॉमेट वगैरह जो है वो मूव करते हैं स्पेस में, ठीक है। क्लॉक, घड़ी की जो सुइयां हैं, वो भी पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करती रहती है, अपनी पोजीशंस पे दोबारा आ जाती हैं। तो ये पीरियोडिक मोशन है। इससे आप इसके डेफिनेशन को याद करो, एग्जांपल समझो। सेकंड हमारा ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेशंस, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो आगे और पीछे, अबाउट द मीन पोजीशन, एक ही मीन पोजीशन से होते हुए आगे पीछे बार बार जाना ओसिलेटरी मोशन है। जैसे कि सबसे एक बेस्ट एग्जांपल इसका पेंडुलम है, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान देने की जरूरत है, ओसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन भी है। ऑल ओसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करते हैं। बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ओसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक, सारे पीरियोडिक मोशन ओसिलेटरी मोशन नहीं होते। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, टू एंड फ्रो, आगे पीछे मीन पोजीशन के अबाउट जो है वो मूव नहीं करती। तो ऑल ओसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशंस, बट ऑल पीरियोडिक आर नॉट ओसिलेटरी। अ मोशन इन विच अ बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली, बार बार, अबाउट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड मीन। ये जो फिक्स पॉइंट है इसी को हम मीन पोजीशन कहते हैं। इसके अबाउट टू एंड फोर, आगे पीछे बार बार मूव करना ओसिलेटरी मोशन है। और ओसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन सभी ओसिलेटरी मोशंस नहीं होते, कुछ पीरियोडिक मोशन ओसिलेटरी मोशन होते हैं। तो ये तो था मोशन जो बचपन में जनरल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। फिजिक्स की बात आएगी तो फिजिक्स में हम इन्हें फंक्शंस कहेंगे। अब हम किसी भी मोशन को, किसी भी काम को हम फिजिक्स में फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो डिफाइन करेंगे। फंक्शन आपने सबसे पहले मैथ में पढ़ा है, मैथ में 11th चैप्टर में आपने फंक्शंस को समझा है। उसी तरह से हम फंक्शंस को लिखेंगे, समझाएंगे, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी मोशन को एज अ फंक्शन, वो पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन किसे कहेंगे? इन्हीं चीजों को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना, फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखना ही अब इस पूरे चैप्टर में हमारा काम है। एनी फंक्शन दैट रिपीट इट्स वैल्यू एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब टाइम या पर्टिकुलर, जैसे एंगल के बाद। तो पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन दोनों एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। ये फंक्शन है, रिपीट करते हैं अपनी वैल्यू को रेगुलर इंटरवल ऑफ आर्ग्यूमेंट में। जैसे कि कोई फंक्शन है, उसमें अगर हम t ऐड कर दे, उसके बाद भी उस फंक्शन की वैल्यू वही रहे जो पहले थी, तो ये जो t है ये आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू ऐड करके चेक करेंगे कि कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है। यहां हमने एग्जांपल दिया है साइन।
2πt अपॉन में कैपिटल टी। हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसे चेक कैसे करेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन है? हम इसके t की जगह इस t को रिप्लेस कर देंगे t प्लस कैपिटल T से और देखेंगे कि वैल्यू सेम यही आती है या नहीं आती है। अगर यही वैल्यू आएगी तो ये प्रूव हो जाता है दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। कैसे? हम इसको लिख लेते हैं साइन 2πt अपॉन कैपिटल T, नीचे साइन 2π और इस t की जगह t प्लस में कैपिटल T अपॉन में कैपिटल T रिप्लेस कर दिया हमने स्मॉल t को t प्लस कैपिटल T से। ये हो जाएगा आपके पास साइन 2π t मल्टीप्लाई कर दो अंदर प्लस 2π कैपिटल T और ये डिनोमिनेटर दोनों के अपॉन में अलग अलग। आगे साइन 2πt अपॉन में कैपिटल T प्लस में t से t कैंसिल 2π। और आपको मालूम है 2π के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खुद को रिपीट करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 2πt अपॉन में कैपिटल T, यानी वही फंक्शन जो हम लेके चले थे fx। तो fx में f x प्लस टी हमने ऐड कर दिया और वो fx के ही इक्वल आ गया है। फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने इसमें? साइन 2π प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया है। ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत ध्यान देना, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। तो ये एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स सेम आ गया, देयरफॉर साइन का जो फंक्शन है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन का ग्राफ भी आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में, ये अपने आप को एक पर्टिकुलर यानी 2π के बाद रिपीट करता है, यहां से लेकर यहां तक 2π के बाद फिर ये ग्राफ रिपीट होगा, फिर ये ग्राफ रिपीट होगा। तो साइन फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। इसी तरह से कोस को भी आप प्रूव कर सकते हो सेम मैनर में, तो ये भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है। शुरू में इन्हें बार बार लिख के याद करो, किस तरह से हमने इन्हें प्रूव किया ये याद करो, क्योंकि जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को प्रूव करोगे तो बेसिक मेथड आपको यही यूज करना है। बेसिक मेथड यही यूज करना है। एक्स जो फंक्शन है एक्स, उसमें एक्स की जगह एक्स प्लस टी रख के सोल्व करेंगे, थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे वो आप साथ में सीखते रहोगे। क्लियर है? तो हमने पढ़ा अभी पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन को प्रूफ करना अभी हमने इस क्लास में सीख लिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा फ्यूरियर थ्योरम। फ्यूरियर थ्योरम आप लोगों को एक्सप्लेन करती है कि किसी पीरियोडिक फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो फ्यूरियर अकॉर्डिंग टू फ्यूरियर थ्योरम, फ्यूरियर थ्योरम कहते हैं कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, एनी फंक्शन विद पीरियड टी, जिसमें जो पीरियड है टी यानी टी के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। तो उसे हम साइन और कोसाइन के एक यूनिक कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों फंक्शंस हो सकते हैं। फंक्शन मतलब कोई भी काम, ठीक है, कुछ भी होना वो फंक्शन है। तो कुछ भी हो सकता है और वो रिपीट करता हो खुद को किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, तो पीरियोडिक हो गया। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अकॉर्डिंग टू फ्यूरियर थ्योरम यूनिक कॉम्बिनेशन है। यूनिक कॉम्बिनेशन का मतलब है कि उसको रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन किसी दूसरी इक्वेशन से मैच नहीं करेगी। एक इक्वेशन को देख के हम फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसे साइन और कोसाइन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। इतना इंपॉर्टेंट है साइन और कोसाइन विद सुटेबल कोफिशिएंट्स। मैथमेटिकली फ्यूरियर थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई फंक्शन t को हम लिख सकते हैं b0 प्लस में b1 cos 2πt अपॉन में t। अब ये फिर रिपीट करेगा अपने आप को, यानी 4πt अपॉन t, और कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, कोई भी नया कोफिशिएंट हो सकता है। फिर खुद को रिप्रेजेंट करेगा, कोफिशिएंट चेंज, और 4π की जगह 6π, और डॉट 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 ऐसे ही चल सकता है। साथ में साइन के फंक्शन को भी इंक्लूड कर सकते हैं हम, क्योंकि साइन भी क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो a1 कोस में जो कोफिशिएंट थे b से रिप्रेजेंट किए थे, साइन में कोफिशिएंट a से a1 a2 2πt अपॉन t 4πt अपॉन t, इस तरह से चलता रह सकता है। फंक्शन कितना ही भी मुश्किल हो, कितना ही भी बड़ा हो, हम इस तरह के किसी कॉम्बिनेशन से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहता अगर हम 2πt की जगह ओमेगा लिख दें, एंगुलर वेलोसिटी, हमने पहले पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी 2π टोटल एंगल अपॉन में टाइम पीरियड, तो इसी को हम दोबारा इस तरह से
2 पाई अपॉन टी की जगह ओमेगा टी, यहाँ 2 ओमेगा टी 6 पाई यानी 3 ओमेगा टी, ओमेगा 2 ओमेगा चेंज करके लिख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो कोफिशिएंट है B0, B1, B2, B3, A1, A2, A3, इस तरह से जितने भी कोफिशिएंट है इन्हें फ्यूरियर कोफिशिएंट कहेंगे। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है फ्यूरियर थ्योरम किसे कहेंगे, फ्यूरियर कोफिशिएंट किसे कहेंगे। तो फ्यूरियर थ्योरम एक्सप्लेन करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के आप लिखोगे कि ये जो कोफिशिएंट है फ्यूरियर थ्योरम में, यही फ्यूरियर कोफिशिएंट है। और इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप। कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको मैथमेटिकल मेथड्स जो है वो यूज होंगे, और उन मैथमेटिकल मेथड्स को फ्यूरियर एनालिसिस कहेंगे। द कोफिशिएंट कैन बी डिटरमाइंड यूनिकली बाय मैथमेटिकल मेथड कॉल्ड फ्यूरियर एनालिसिस। इस चैप्टर में आप ये सीखोगे, इन कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करना सीखोगे, किसी फंक्शन को साइन कोसाइन के हेल्प से रिप्रेजेंट करना सीखोगे। क्लियर है? कहता है अगर सारे फ्यूरियर, ये तो बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस हो सकती हैं, 11th है तुम्हारे, स्टार्टिंग ऑसिलेशन सीख रहे हो, तो बहुत बड़ी इक्वेशंस को तुमको सोल्व करने के लिए नहीं देंगे। तो कहता है कि अभी छोटी छोटी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि सारे जो है कोफिशिएंट की वैल्यू 0, सिर्फ किसको छोड़ के, A1 और B1। तो A1 और B1 को छोड़ दें तो ये वाला हमारा, बाकी सब 0 कर दें तो ये हमारा बच जाएगा और A1 ये बच जाएगा। तो इस बाकी सब 0 हो जाएगा। तो फ्यूरियर कोफिशिएंट एक्सेप्ट A1 B1 आर 0, तो कोई भी फंक्शन हो जाएगा A1 sin ओमेगा टी, 2 पाई अपॉन टी की जगह हमने ओमेगा रख लिया, यानी ये वाला और ये वाला, B1 cos ओमेगा टी। ये आपका कोई भी पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन है। और इसी इक्वेशंस के बेस पे जो चैप्टर आप करोगे वो आगे चैप्टर्स में समझोगे। पीरियोडिक फंक्शन A1 sin ओमेगा टी प्लस B1 cos ओमेगा टी, ये पीरियोडिक फंक्शन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसके अकॉर्डिंग? फ्यूरियर थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई अपॉन में टी। इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहेंगे, अलग अलग फंक्शन के लिए A1 B1 इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आगे अगले टॉपिक में देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा हार्मोनिक फंक्शन। द पीरियोडिक फंक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन और कोसाइन कर्व। ऐसे फंक्शन जिन्हें साइन और कोसाइन कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। साइन और कोसाइन कर्व कैसी होती हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। साइन की कर्व इस तरह की होगी, कोस की कर्व ऐसे, जैसे ये साइन की कर्व 0 से शुरू होती है, कोस की कर्व 1 से शुरू होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, कोस में भी मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। तो जो सिंगल साइन और कोसाइन की कर्व से जिन पीरियोडिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे पीरियोडिक फंक्शंस को हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। तो सारे हार्मोनिक फंक्शन देखो अपने आप को रिपीट करते हैं पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो सारे के सारे हार्मोनिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शन हैं, लेकिन सब पीरियोडिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन नहीं होते। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो हार्मोनिक फंक्शन वो जिन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉन हार्मोनिक पीरियोडिक फंक्शन विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल साइन और कोसाइन, सिंगल कर्व से रिप्रेजेंट ना कर सके। दो से ज्यादा साइन और कोसाइन को मिक्स करके फंक्शन बना लेते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन वो भी नॉन हार्मोनिक ही होंगे, हार्मोनिक नहीं होंगे। हार्मोनिक के लिए आपको जरूरी है कि सिंगल कर्व से रिप्रेजेंट हो। तो सिंगल से अगर रिप्रेजेंट ना कर सके तो हम उन्हें क्या कहेंगे? नॉन हार्मोनिक कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सम पीरियोडिक फंक्शन आर, जो एक कुछ एग्जाम्पल है जो हार्मोनिक नहीं और पीरियोडिक है, जैसे ये देखो कर्व, ये पीरियोडिक अपने आप को रिपीट करता है टी के बाद, लेकिन ये क्या है? हार्मोनिक नहीं है। साइन और कोसाइन कोई भी कर्व इसमें नहीं है। सेम ये देखो, ये भी पीरियोडिक अपने आप को रिपीट कर रहा है, लेकिन साइन और कोसाइन जैसा नहीं है। ये देखो, ये भी रिपीट करता है, पीरियोडिक है, बट हार्मोनिक नहीं है। नॉन हार्मोनिक पीरियोडिक फंक्शन कभी कभी कंस्ट्रक्ट आप कर सकते हो, 2 या 2 से ज्यादा हार्मोनिक फंक्शंस को यूज करके। तो 2 और 2 से ज्यादा हार्मोनिक फंक्शन को यूज करके हम नॉन हार्मोनिक फंक्शन बना लेते हैं। डेफिनेशन ध्यान रखना, हार्मोनिक, नॉन हार्मोनिक और इनके एग्जाम्पल।
क्लियर है बेटा? एक आसान सा न्यूमेरिकल करते हैं, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में कहा है एवरेज ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम इन अ मिनट। नॉर्मल जो इंसान का दिल है 1 मिनट में 75 टाइम बीट करता है, ठीक है ना। हमें इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी, डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड पर सेकंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकंड हमें फाइंड आउट करना। तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। जो फ्रीक्वेंसी नहीं समझ पाएगा कैसे निकालते हैं, वो ये सोचता रहेगा हाय फार्मूला याद नहीं किया। तो कुछ नहीं करना, 1 मिनट में कितना 75 टाइम, 1 सेकंड में कितने बार बीट करेगा, यही फ्रीक्वेंसी है। इसी को निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को न्यू जो सिंबल है उससे डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 75 टाइम्स टोटल बीट करता है, टोटल टाइम दिया 1 मिनट। तो 75 ऊपर 1 मिनट की जगह हम 60 सेकंड लिख देंगे। पर सेकंड निकालना हमें, 15 4 जा 15, 5 जा 5/4, तो 1.25 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कैसा यूनिट है? हर्ट्ज। तो 1 सेकंड में 1.25 टाइम्स जो है वो बीट करेगा। इसके बाद क्या पूछा है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये भी आपने 9th में किया था, 9th का सिलेबस है। टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करते हैं 1 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, तो फ्रीक्वेंसी 5/4 थी, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हो जाएगा ये 4/5। तो 0.8 सेकेंड। टाइम पीरियड का मतलब है कि एक वेव, कोई भी फंक्शन एक बार होने में जितना टाइम लेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे। तो 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट एक बार नॉर्मल बीट कर लेता है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए टोटल कितनी बार बीट करता है, कितना टाइम दिया हुआ है, डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आ जाएगी। टाइम पीरियड टी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, तो 5/4 का रेसिप्रोकल 4/5। 1 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखते हैं 1/1.25, तो भी आंसर यही आता है। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा था इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी जो आसान थी उसी को पलट दिया है। क्लियर है? देखना बेटा, सेकंड एग्जांपल एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसे प्रूव करते हुए काफ़ी कुछ इस चैप्टर के बारे में सीखोगे आप। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री है बेसिक। ट्रिग्नोमेट्री रिपीट हो रही है सब 11th की, 10th की ट्रिग्नोमेट्री रिपीट होगी। 11th में जो 3rd चैप्टर में फॉर्मूले यूज़ किए थे वो सारे इसमें रिपीट हो जाएंगे। तो जिनके पास मैथ नहीं है, सिर्फ फिजिक्स है, वो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर मैथ का बेटा जरूर कर लें, ठीक है ना। तो देखना, इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ पे 4 है, मैंने एक ही लिखा है, 4 फंक्शन है, तो इनमें से कौन सा जो है रिप्रेजेंट करता है पीरियोडिक मोशन को। पीरियोडिक मोशन कौन सा रिप्रेजेंट करेगा ये आपको प्रूव करना है। गिव द पीरियड फॉर, और उसके बाद जो पीरियड है उसकी वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक के लिए कंडीशन, कोई भी अगर फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वही पीरियोडिक फंक्शन होगा। अच्छा, दूसरा टी क्या था? टी हमने पढ़ा 2π/ओमेगा इक्वल टू टी है, और जहां पे ओमेगा फंक्शंस में होता है वहां टी ना रख के हम 2π/टी इक्वल टू ओमेगा, 2π/टी इक्वल टू ओमेगा है, तो हम टी को 2π/ओमेगा इक्वल टू कैपिटल टी, ये वैल्यू हम रख लेते हैं जहां पे ओमेगा होता है हमारे पास। तो इसी को हम दोबारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन टी है तो फंक्शन एफ ऑफ टी प्लस टी की जगह हम ये वैल्यू रख लेंगे 2π प्लस में ओमेगा, ये सेम यही रिपीट हो जाए तो हम उसे पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास दो अलग अलग है, हमें इसे पहले सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे देखना, हम इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 1/√2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको अंदर साइन ओमेगा टी इंटू 1/√2 प्लस में 1/√2 इंटू कोस ओमेगा टी।
मैंने √2 से इसको डिवाइड भी कर दिया इन दोनों को, मल्टीप्लाई भी, इसको अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा, इससे करेंगे सेम ही है। थोड़ा सा आपको ये स्टेप ध्यान रखनी पड़ेगी, शुरू में ये याद नहीं आएंगी। ऐसा किस लिए? अगर ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हें फॉर्मूला याद है कौन सा, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला याद है? किसका फॉर्मूला? ये साइन ए प्लस बी। अगर ये आपको आइडेंटिटी याद है तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करके आप दो चीजों को कुछ करके एक साइन के फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ कैसे करेंगे देखना, ये बाहर √2 तो एज इट इज रह गया है, अंदर साइन ओमेगा टी इंटू 1/√2 कोस की वैल्यू होती है, साइन की भी होती है कोस की भी होती है, तो कोस π/4 कोस 45 1/√2 है, प्लस साइन ए कोस भी, कोस ए इसे इसको इसके पीछे लिख लेते हैं इंटू में 1/√2, तो इंटू में कोस ओमेगा टी, और अब यहाँ इसकी जगह साइन π/4 लिख लेते हैं। क्यों? हमें ट्रिग्नोमेट्री में मालूम है कि साइन 45 इक्वल टू कोस 45 इक्वल टू 1/√2। ये इंफॉर्मेशन और ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों को यूज करके हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया है। ये √2 एज इट इज, और इस पे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, आइडेंटिटी आ जाएगी साइन ए प्लस बी, ए यानी ओमेगा टी, प्लस बी, बी यानी π/4। ये आप एक उसमें कन्वर्ट हो गए हो। अब इसमें आपको चेंज करके देखना है, अब इस पे ये कंडीशन आपको लगानी है जो हमने पहले सीखी है कि किसी भी फंक्शन में इसके साथ में 2π/ω अगर आ जाए तो हमारा जो फंक्शन है प्लस हो जाए, तो हमारा जो फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, अगर वैल्यू सेम वही रिपीट हो जाती है तो। अब देखना बेटा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ t की जगह फंक्शन में देखना, जहां t था t की जगह t प्लस कैपिटल T डाल देना है, तो कैपिटल T डाल दो, या यहाँ पे अगर ओमेगा, देखो अगर यहाँ पे कैपिटल T की फॉर्म में होता जैसे हमने पहले किया था तो कैपिटल T डाल देते T प्लस कैपिटल T, यहाँ ओमेगा है तो कैपिटल T की वैल्यू 2π प्लस ओमेगा डाल दो, T को रिप्लेस कर दो T प्लस 2π प्लस ओमेगा से, ये ध्यान रखना। बाकी सब सेम में कैसे करेंगे, ये √2 इंटू साइन ओमेगा, और ये जो t है इसी की जगह रिप्लेस करना हमें t प्लस 2π/ω, और प्लस ये π/4, इसे सिंप्लीफाई करेंगे √2 इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस ओमेगा को 2π/ω से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2π प्लस π/4, यानी √2 साइन ओमेगा टी प्लस 2π प्लस π/4, तो इसे लिख सकते हैं 2π प्लस ओमेगा टी प्लस π/4, और इसमें फॉर्मूला कौन सा, साइन 2π प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2π आपका गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4, सेम वही फंक्शन जो चला था। अगर इसे हम x का कोई फंक्शन कहें तो अब हमारे पास फिर दोबारा x ऑफ t आ गया है, कब, जब हमने x t प्लस में 2π प्लस ओमेगा जो है कन्वर्ट कर दिया था। ये कोई फंक्शन xt था, फिर हमने नया फंक्शन t की जगह t प्लस 2π रख दिया, उसे सोल्व किया तो दोबारा सेम फंक्शन आ गया, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्रूव करना आपको पीरियोडिक है, सिंपल इतना सा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करना है दोनों को, √2 ऊपर से कॉमन आ गया, 1/√2 की जगह यहाँ cos π/4 लिख लेना है, इस 1/√2 की जगह sin π/4। थोड़ी सी स्टेप्स याद रखने वाली है, प्रैक्टिस करोगे तभी याद रह पाएगा। फिर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी, जिसने चैप्टर किया हुआ उसके लिए बहुत आसान है। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद हमारे पास ये सिंगल एक पीरियोडिक उसमें आ जाता है। जब एक किसी भी फंक्शन को एक उसमें रिप्रेजेंट कर दे तो हार्मोनिक फंक्शन वो कहलाएगा। उसको प्रूव और कर दिया कि पीरियोडिक है, तो हार्मोनिक तो क्लियर है कि हमने फंक्शन को साइन के उसमें रिप्रेजेंट कर दिया है।
पीरियोडिक प्रूव करने के लिए हमें जो टी का फंक्शन है टाइम टी, इसको t प्लस 2π/ω से रिप्लेस करना है, सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि यही फंक्शन आता है या नहीं आता। तो क्वेश्चन में हमारा सेम फंक्शन आ गया, हम कहेंगे कि एक पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा टाइम पीरियड क्या है इसमें, हमने t के साथ क्या ऐड किया 2π+ω, इसने पूछा ना टाइम पीरियड भी बताओ। हियर टाइम पीरियड इज, तो टाइम पीरियड इज हियर पीरियड इज 2π/ω। 2π/ω के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है, तो पीरियड आपका यहाँ पे हो जाता है 2π/ω। क्लियर है।